नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा और आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। सेट के सभी रिजल्ट आ चुके हैं, जिनका नेट का भी रिजल्ट आ चुका है। यानी जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, सेट क्वालिफाई कर गए हैं, नेट क्वालिफाई कर गए हैं, जिनकी पीएचडी है, उन्हें तो पहले से ही पता था कि हम ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिनकी पीएचडी नहीं थी तो उन्हें सेट या नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी था, तो उन्हें भी अब ये पता हो चुका है कि अब हमें ये एग्जाम देना है। एग्जाम देने के लिए पहली प्रोसेस क्या होती है? फॉर्म भरना है। तो अब आपने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है तो समय से 10 दिन पूर्व फॉर्म भर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है। कई बार सर्वर वगैरह का इशू जाता है, जिसके कारण आप लोगों को क्या हो सकती है, परेशानी खड़ी हो सकती है। ठीक है। और आधा महीना जो ये त्योहारों में, छुट्टियों में गुजरने वाला है, तो अनावश्यक रूप से परेशान ना होना पड़े, इसलिए मेरा आप सभी लोगों को सुझाव रहेगा कि फॉर्म निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले भर लें। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, देखिए, जैसे ही फॉर्म भर जाता है तो जो एक स्टूडेंट होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। हम लोग आधा जग जाते हैं, पहले पूरा सो रहे होते हैं, हम आधा जग जाते हैं। तो अब आप लोग आधा जग चुके हैं, क्योंकि अब पे आपका फॉर्म भर गया, तो अब आपको मालूम हो गया कि हमें तैयारी करनी। लेकिन जो अब ये समय बचा है, ये पूरा जगने का है। इस पूरे समय को कैसे हम यूटिलाइज करें, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो यही बात करेंगे कि इस जो हमारे पास अब सीमित समय बचा हुआ है, इस सीमित समय को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें, उसका हम उपयोग करें कि जो हमारे सपने हैं हम उन सपनों को पूरा कर सकें। ये 2.5 महीने जो होते हैं, आपके जो 3 महीने बचे हुए हैं, मोटे मोटे लगभग 80 दिन बचे हुए हैं, ये ऐसे है कि 80 दिन बाद आपकी जिंदगी को बदल देंगे। या आप अगले 1 साल तक पश्चाताप के किसमें डूबे रहेंगे, शोक में, कि काश हम पढ़ लिए होते, काश हम करते। केवल फॉर्म भरने से यदि परीक्षाएं निकल जाती, तो अभी हाल फिलहाल इतने सारे छात्रों ने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, तो उनके सबके भी निकल जाते हैं। सीटें सीमित हैं, अवसर सीमित हैं, और ये परीक्षा एक लंबे समय के बाद लगातार हो रही है। ठीक है। फिर तो आपके पास अवसर भी, ये गोल्डन समय है। आप सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक रेगुलर वैकेंसी लगातार 2 वर्षों से आयोजित की जा रही है। ये तीसरा पेपर है एक तरह से भी देखा जाए तो पिछले 5 से 7 वर्षों में। ठीक है। जो 2017 में हुई, 2022 में हुई, अब जाकर के 25 में हुई। ये दोनों एग्जाम डिले थे, कुछ रीजन से डिले थे, तो वो रीजन सब खत्म हो गए हैं। तो इतने लंबे समय के बाद परीक्षा आयोजित हो रही है, तो इसमें आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। एक छात्र को कौन कौन सी जागरूक, अब आपको छात्र बन के कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, वो इस पर हम बात करेंगे। किन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमसे वो गलतियां ना हो, क्योंकि सभी गलतियां किसी न किसी एक अनुभव को देके जाती, उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और धैर्य के साथ सुनना है। नोट डाउन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो भी आपको सुनना है बहुत ध्यान से सुनना है और उसको अपने दिमाग में बैठा लेना है, और उस स्ट्रेटजी को आपको लगातार जीना है। जो आपके लक्ष्य होते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको दिमाग में लिखने की जरूरत है। सबसे पहले आप कुछ सांस लो, खाना खाओ, सो जागो, आपके दिमाग में दिन भर आपके लक्ष्य चलने चाहिए कि मुझे ये करना है। तो सबसे पहली शुरुआती यहीं से होती है। तो पहला काम ये करना है कि आपको बनना है कि नहीं बनना है, ये तय करना है। यदि आपने तय कर लिया कि नहीं, मुझको ये काम करना है, मुझको बनना है, तो आप सोते रहो, जागते रहो। आपको कोई कितना भी बुरा भला कहे, आपकी कमियां निकाले, पर आप मुस्कुरा के उसको देख के समझ जाओ कि नहीं यार, बनूंगा तो मैं। आपके अंदर ये फीलिंग आ जानी चाहिए, और ये फीलिंग तब आती है जब आपके अंदर ये क्लैरिटी होती है कि हाँ, मुझे ये बनना है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कहाँ से। किसी भी एग्जाम की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से, योजना बनाते समय सबसे पहले हमें एक क्लैरिटी लानी होती है। जो हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई हम है कौन, हमारा सिलेबस क्या है, जिस एग्जाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना है। सिलेबस को समझने के बाद हमें यह देखना है कि उस सिलेबस को हमने समझ लिया तो पेपर कितने होने, पेपर फर्स्ट होना है, पेपर सेकंड होना है। पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि ये दोनों पेपर महत्वपूर्ण है। अब आपको ये लगेगा कि एमपीपीएससी वालों को नहीं, भैया मेरा पेपर तो फर्स्ट पेपर कंप्लीट है, 50 क्वेश्चन आने उतने तो मैं कर लूंगा। तो पेपर सेकंड जो अन्य विद्यार्थी उनका भी मजबूत है। जिनका पेपर सेकंड मजबूत है उनको यदि ये गुमान है कि नहीं यार, हो गया पेपर सेकंड में अच्छा स्कोर कर लूंगा और पेपर फर्स्ट में कोई बात नहीं, मैं
आराम से उसको स्कोर कर लूंगा। तो एक अच्छा जो रणनीतिक होता है, जो युद्ध में जाता है, वो कभी भी अपने स्तर पे कोई कमी नहीं छोड़ता। मान लो आपको वहां पेपर टफ आ गया और कट ऑफ आपका क्या कहते हैं पता चला कि 25 क्वेश्चन ही आपके सही हुए, तब आप क्या करोगे? तुक्का लगाओगे? माइनस मार्किंग नहीं है तो। तुक्का नहीं लगा तो भाग्य तो सामने वाले का भी साथ देगा जिसने मेहनत करी है। तो यदि हर चीज भाग्य से मिलती तो सारे भाग्यशाली हो जाते जितने जाके वहां बैठ रहे हैं। तो देखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। समझ गए बात को? तो ये एक अथाह सत्य है। भगवान कृष्ण ने भी जो भाग्य हम लोग लेके बात करते हैं कि तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो, बाद में क्या है, इसको एक कोट कर दिया गया है। यहाँ पे भगवान कृष्ण भी भाग्य की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे कर्म की बात कर रहे हैं। पहले तुम कर्म तो करो, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी, तुम्हें पहले कर्म तो करो। तुम कर्म करोगे तब तो मैं कुछ दूंगा। स्वाभाविक रूप से किसान आदमी खेत में नहीं जाएगा तो उपजेगा क्या? भगवान भरोसे बैठा रहेगा क्या? तो मेहनत तो सभी करते हैं। तो हमें किसी भी एंगल में गलती नहीं करनी। तीसरी बात, हमें क्या पढ़ना है। देखो यार, सिलेबस इतना सारा है हमारे, आप जाओगे बुक स्टॉल पे इतनी सारी किताबें उपलब्ध हैं। कोई कह रहा है ये वाली अच्छी, कोई कह रहा है ये वाले रंग अच्छा, कोई कहता पीला अच्छा है, किसी का लाल अच्छा है, किसी का गुलाबी अच्छा है। तो रंग तो सारे अच्छे हैं, लेकिन हमें इतना सारा कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। दूसरा काम क्या है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के सिलेबस हमें याद होने चाहिए। तीसरा काम क्या है, आपका कंटेंट निर्धारित होना चाहिए। जिस छात्र का ये निर्धारित हो गया, क्या कंटेंट, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, यानी जिस जिस व्यक्ति का सबसे पहला काम, यदि जिसने अपना बुक्स कंफर्म कर दी, जिस भी व्यक्ति की स्टडी मटेरियल उसने अपना फिक्स कर लिया कि मुझे यही पढ़ना है, 50% प्रिपरेशन उसकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। आधी टेंशन तो उसकी वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसे भी छात्र हैं जो लास्ट के परीक्षा के 6 से 7 दिन पहले, छोड़ो आप, आधी रात तक बैठ करके पीडीएफ डाउनलोड करते हैं दूसरे चैनलों से, सभी जगहों से कंटेंट देखते हैं। लालच नहीं जाता, पढ़ने का लालच कभी नहीं खत्म होता। तो पहला काम यह है कि 80 दिन आप तभी गिनना, आज ही आपका कंटेंट निर्धारित हो जाना चाहिए, मुझको यहां से पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम है कि आपको सिलेबस उठा करके अपनी किताबें निर्धारित कर लेनी। आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जब स्टडी मटेरियल होगा तभी आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। यदि आपका स्टडी मटेरियल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, बार बार बदल रहा है, तो आप इस एग्जाम से बाहर हैं। बार बार यदि आप अपना स्टडी मटेरियल बदल रहे हैं और सिलेबस को पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा आपका स्टडी मटेरियल, मतलब आप उस एग्जाम से पहले ही बाहर हो गए। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। अब देखिए ऐसा है, फिर अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न आता है कि कितने प्रश्न सही करें कि सिलेक्शन हो जाए। इसकी बात हम सबसे आखिरी में करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के क्लास चलने वाली है। तो पहली बात तो ये देखिए कि इस परीक्षा में यहाँ पे 2 तरह के लोग बैठने वाले हैं। एक तो वो बैठने वाले जिन्होंने ऑलरेडी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स है, मतलब वो एमपीपीएससी के जो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, एमपीपीएससी के जो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं वो है। दूसरे वो है जो कि एपी असिस्टेंट, केवल उनका टारगेट शुरू से ही उनने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या कर रखा था कि मुझे आगे चल के प्रोफेसर बनना है। ठीक है, जिनकी पीएचडी हो चुकी है, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ा रहे हैं, लगातार पीएचडी कर रहे हैं, बीए एमए ये सब करके उन्होंने एक प्रोसेस पूरी करी। तो यहाँ पे 2 तरह के, क्योंकि ये एग्जाम जो ले रहा है वो कौन ले रहा है, आपका एमपीपीएससी ले रहा है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों तरह के छात्र आपके आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए पेपर जो फर्स्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है, क्योंकि ये लगातार इसको पढ़ रहे होते हैं और इसी पेपर के दम पे वो क्या करते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं। उनका जीएस का पेपर एक तो अभी जस्ट हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि जो एपी के एस्पिरेंट्स हैं ये उनको ध्यान में रखना है कि पेपर फर्स्ट में एमपीपीएससी का जो एस्पिरेंट्स है, यानी जो लगातार सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसने अभी जस्ट फरवरी में पेपर दिया है और आपके साथ फरवरी के बाद वो आपके साथ जून में वापस बैठने वाला है, जिनका प्री नहीं निकला होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ लगभग 80 गया है इस बार। ठीक है, एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस का कट ऑफ गया वो 80 गया, तो मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूं कि 80 कट ऑफ गया है और वही कट ऑफ का लड़का आपके साथ यहाँ बैठने वाला है। तो पेपर फर्स्ट में आपका ये कट ऑफ एमपीपीएससी का एस्पिरेंट कहां लेके जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा, आपको यहाँ पे ये कंपटीशन देगा। ठीक है,
अब आपके पास भी उतने ही दिन बचे हैं जितने दिन इसके पास पेपर सेकंड के लिए बचे हुए हैं। तो वो तो एक तो यहाँ से टेंशन फ्री हो गया पेपर फर्स्ट से। उसको थोड़े बहुत जो नए टॉपिक जुड़े हैं इसमें मैं बताऊंगा आगे, उनको क्या करना है, उसको कवर करना है जो नए टॉपिक जुड़े हैं। तो एमपीपीएससी का एस्पिरेंट तो अपना फर्स्ट पेपर मजबूत करके रखा है, तो आपको वो वहां पे कंपटीशन देगा तगड़ी वाली। अब बात होती है किसकी, पेपर सेकंड की। अब किसकी, अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एस्पिरेंट्स है, भाई इसका पेपर फर्स्ट वीक है, लेकिन इसका सेकंड पेपर जो होगा वो क्या है, मजबूत है। क्यों, क्योंकि ये इसका स्टूडेंट है, एपी का। किसका स्टूडेंट है वो, पेपर सेकंड का स्टूडेंट है। तो पेपर सेकंड स्वाभाविक रूप से जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पिछला पेपर भी दिया होगा। तो एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये जो स्टूडेंट आपके साथ बैठ रहे हैं, ये सेकंड पेपर से इन्होंने पीएचडी करी हुई है, तो इनका सेकंड पेपर मजबूत है। और साथ ही साथ इन्होंने पिछला पेपर अभी दिया है, उनके पास उसका एक्सपीरियंस, अब ये वापस से दूसरे पेपर में जा रहे हैं, तो अब ये रिवीजन मोड में रहेंगे। तो इस बार जो कट ऑफ होगा वो ऊपर जाएगा। कट ऑफ, इस बात को ध्यान रखना, इस बार को जो कट ऑफ होगा वो पक्का ऊपर जाएगा। ये हमने सेट के पेपर से देख लिया, जो सेट का रिजल्ट आया उससे समझ में आ गया कट ऑफ डाउन जाना चाहिए तो नहीं गया है, इक्वल, या तो इक्वल है तो ऊपर की तरफ गया। जिस हिसाब से पेपर था उस हिसाब से कट ऑफ डाउन जाना चाहिए तो नहीं गया। पेपर को ध्यान में रखा जाए तो कट ऑफ इस बार बढ़ा है। फिर इस बार बहुत सारे छात्रों ने नेट और सेट क्वालिफाई किया, तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में कंपटीशन अच्छे स्तर का होने वाला है। पिछली बार बहुत सारे एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स थे जिनका पीजी नहीं था, उनने इस बार पीजी करके एंट्री करी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका नेट सेट क्वालिफाई नहीं था, उनने इस बार क्वालिफाई किया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे छात्रों के लिए एग्जाम नया था, तो उन्होंने इस बार क्या किया है, वापस से वो एक बार सिलेबस को पढ़ के वापस से एग्जाम में बैठ रहे हैं। थोड़े बहुत परिवर्तन हुए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए पेपर सेकंड इजी है, लेकिन पेपर फर्स्ट उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। तो उनको केवल पेपर फर्स्ट पे एक समय देना है। अब इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखेंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। 100 बार जब आदमी असफल होता है तो एक बार जाकर के सफल होता है। ठीक है, तो वो अनुभव होते हैं 99 बार के, 100 बार के, उनको हम क्या करते हैं, उनको हमेशा अनुभव को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बात कर लेता हूँ। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ध्यान में रखना, उनका पहला पेपर जो है वो मध्य प्रदेश का किसका, इतिहास का है। ठीक, मध्य प्रदेश के इतिहास में उनको तीनों काल का इतिहास पढ़ना, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपका ऐतिहासिक। मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है, और इसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, और साथ में मध्य प्रदेश के जनजाति इतिहास, जनजाति साहित्य। जो इसमें येलो वाला पार्ट है ये आपका जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, जो नया जुड़ा है। तो अब आपको इतिहास पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे उसने लिख दिया है कि हम आपसे प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का इतिहास पूछेंगे, और उस इतिहास में आपका सब कुछ आता है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अभी तक एमपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, पहला भेद, आप एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझ लो कि अभी तक जितने भी एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स हुए हैं सिविल सर्विस के अलावा, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो आपके फॉरेस्ट के हों, चाहे वो आपके ग्रामीण टैक्स एंड असिस्टेंट, ये सब चीजों के पेपर हुए हैं, आप किसी का भी पेपर फर्स्ट उठा के देख लो, और एक हाथ में पेपर फर्स्ट उनका रखो और एक हाथ में पेपर फर्स्ट सिविल सर्विस वाला रखो। दोनों के पेपर मिलाकर के एमपी के क्वेश्चंस देख लेना, आपके क्वेश्चंस ज्यादा टफ हैं उस पेपर से। क्यों भाई, आज के डेट में एमपीपीएससी में लगभग 50 क्वेश्चन आ रहे हैं सिविल सर्विस में, किसके, एमपी के। बाकी क्या आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक पोर्शन के। आपके में भी 50 क्वेश्चन आने हैं। तो भैया मेरे आप ये बताओ, आप में उनमें क्या अंतर है जो आप कह रहे हो कि पेपर दो तो छोड़, पेपर फर्स्ट तो छोड़ दो। भाई जितने क्वेश्चन आपके एमपी के सिविल सर्विस के एग्जाम में आ रहे हैं पेपर फर्स्ट में, आप एमपीपीएससी का जो पेपर सिविल सर्विस का होता है उसमें 50 क्वेश्चन आपके एमपी के हैं, बाकी के क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, यहाँ के। ठीक, बाकी के पूरे क्वेश्चन तो आपके में भी 50 आने हैं, इनके भी 50 आने हैं, तो अंतर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इक्विवेलेंट आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो आप लोग कुछ मत करिए, पूरे पेपर आप जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम एमपीपीएससी ले रहा है, अदर एग्जाम से ले रहा है, उसका पेपर रख लो,
और साथ में क्या करो, इसका पेपर रख लो। आपको एक नजर में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में कोई भेदभाव नहीं हो रहा, आपके 19 भी नहीं हो रहे हैं, आपके 21 ही है, बल्कि 20 में नहीं है। तो पेपर का स्तर अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से आपको पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी है। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपसे इतिहास में ज्यादातर मंदिर, मस्जिद, महल का निर्माण किसने कराया, किसी व्यक्तित्व का, तो आपको सबसे ज्यादा इस काल में पूरे कौन सी चीज कहाँ मिली। मध्यकालीन इतिहास में आपको जो स्थापत्य रहा है, किसके द्वारा किले बनाए गए, ठीक है, व्यक्तित्व रहा है, ठीक, युद्ध हुए हैं, स्थापत्य, व्यक्तित्व, युद्ध। मध्यकालीन इतिहास से इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। महल बने हैं, किसने बनवाया, कब बनवाया, किस काल बनवाया, तो व्यक्तित्व रहा कोई, पर्सनैलिटी रही कोई, कौन सी लड़ाई लड़ा, कब लड़ा, क्या रहा इसका, कवि था, किस किस मूल का कवि था, क्या लिखा इसने, कौन कौन सी किताबें लिखी। फिर जब आप युद्ध की बात करोगे मध्यकालीन आधुनिक के, तो आपको ध्यान रखना कौन कौन से युद्ध किसके किसके बीच हुए, कब हुए, कहाँ हुए, या उसमें कोई संधि हुई क्या। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे ज्यादातर पूछे गए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन सी आंदोलन, कौन सी क्रांति कहाँ हुई, कौन सी पर्सनालिटी ने कहा उस आंदोलन का नेतृत्व किया, किनको कहाँ पे फांसी दी गई, वो व्यक्तित्व किस जिले से संबंधित थे। इस प्रकार की जो पॉइंट्स है इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात होगी जनजाति इतिहास की, जनजाति साहित्य की, तो जितनी भी हमारे ट्राइब्स पर्सनालिटी रही हैं इनको एक तरफ से आपको पढ़ना है कि ये ट्राइब्स कहाँ से संबंधित था, किस लड़ाई में था, या किसी लड़ाई में था तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कोई किताब लिखा है कि हाँ लिखा है, किस जिले से संबंधित था, क्या योगदान था इसका, जिसके कारण हम इनको पढ़ रहे हैं। तो यदि हम उनको पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ योगदान रहा होगा, तो इन चीजों को आपको पढ़ना है। इसके बाद आप जब इसमें जाएंगे, यूनिट 2 में जाएंगे, क्योंकि 5 यूनिट आपके इसमें है, ठीक है। तो यूनिट 2 में जब आप जाएंगे तो आपका आ जाएगा ज्योग्राफी। तो व्हाइट वाला वो टॉपिक है जो आपके पुराने सिलेबस में थे, येलो वाले वो टॉपिक है जो आपके नए सिलेबस में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको येलो टॉपिक जो बता रहा हूं इनको ध्यान रखना कि जब आप कोई नई किताब लेने जाओ, कोई भी मार्केट में बुक लेने जाओ, तो इस बात को विशेष ध्यान देना कि पेपर आपके सिलेबस से बनना है, ना कि उस बुक से बनना है, ठीक है। पेपर आपका आपके सिलेबस से बनेगा, किसी की बुक से नहीं बनेगा। तो पहला काम क्या होना चाहिए, वो सिलेबस उस बुक में होना चाहिए। तो जो बुक आप लेने जा रहे हो क्या वो सिलेबस उस बुक में है, यदि नहीं है तो वही समझ जाना कि पेपर मैं कितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। क्यों, इसमें टोटल आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, 5 यूनिट हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। तो हर हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 10, ठीक। 5 यूनिट है आपकी, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे ना, तब 50 हुए। अब आप ये बताओ यहाँ पे आपको टोटल उसने कितने दिए, 5। तो हर टॉपिक में से 2 क्वेश्चन का उसके पास मार्जिन है, तब जाके 10 क्वेश्चन होंगे। यदि आज के डेट में यदि आपकी किसी बुक में ये टॉपिक छूट गया तो मतलब आपने यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से निपटा दिए। तो 50 में से आपका कंपटीशन 48 में ही हो गया ना, तो अगले के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं आज सही हो जाए। एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है, बात ध्यान रखना। आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर देने जा रहे हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ना कि थ्योरी बेस्ड है। लिखना नहीं है वहां पे, यस या नो पे चलना है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में हर एग्जाम में वैसे भी एक एक नंबर की लड़ाई होती है। तो वो असली योद्धा वही है जो हर चीज पे ध्यान रख के, धूल मिट्टी हवा पानी सबका ध्यान रखता है लड़ाई में, कि हवा किधर से चलेगी तो रेती उड़ के आंख में तो नहीं आएगी। एक युद्ध की तैयारी का ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ज्योग्राफी में जब आप पढ़ोगे तो देखो आपको पहली बात तो ये नदी पर्वत भौगोलिक विस्तार से, यहाँ पे नदियों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पर्वत से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जलवायु, मिट्टी, कृषि, वर्षा, वन से आपके वन के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। नई रिपोर्ट आ गई है उसको पढ़ लेना, वन रिपोर्ट, क्योंकि पीएससी के प्री में नहीं आया है इस बार, लेकिन आप लोग के में आएगा। पीएससी प्री का जो भी पेपर हुआ सिविल सर्विस का उसमें नहीं पूछा, पेपर हो सकता पहले बन गया रहा हो, लेकिन आपके में वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पक्का आने हैं, ठीक है। मिट्टियों से हमेशा मिट्टी और मौसम से क्वेश्चन पूछता है, तापमान से, तो एक क्वेश्चन वहां से होगा, एक आपका यहाँ से होगा। इसमें देखो वनों में कौन से जिले में ज्यादा वनों का घनत्व, या कौन से वन कहाँ प्रकार के पाए जाते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसका कौन सी यमुना नदी से उसमें जाकर के मिलती है, गंगा उसमें मिलती है, किस जिले से निकलती है, ठीक है। मिट्टियों के बारे में पूछ लिया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद कृषि, फसल, सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना आप उठा करके देख लो, कोई भी पेपर
कोई भी पेपर उठा करके देख लो आप एमपीपीएससी का, सब में सिंचाई परियोजनाओं से उसने एक क्वेश्चन हमेशा पूछा, कई बार 2 क्वेश्चन पूछे। तो आप लोगों को सिंचाई परियोजनाएं, देखो बहुत सारी परियोजनाएं आपको याद रहती हैं, कुछ है जो नहीं याद रहती, बस आपको उनको याद करना है। बहुत सी परियोजनाएं आपको ऑटोमेटिक पता है कि ये यहाँ चल रही है। तो परियोजनाओं में क्या पढ़ना होता है, किस जिले में चल रही है, किस नदी में बनी है, या सबसे बड़ी है ताप विद्युत, उसमें कोई विद्युत उत्पन्न की जा रही है, मल्टीपर्पज है, तो उसको ये देख लेना है, या अन्य राज्यों के साथ मिलकर के बनाई गई है क्या, है ना, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहाँ कहाँ से मिलकर बनी है, किस नदी पे बनी है, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। इन चीजों को ध्यान, ऊर्जा के स्रोत और खनिज, खनिज कौन सा कहाँ पाया जाता है, ताप विद्युत परियोजनाएं कहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नया टॉपिक यहाँ पे जो जोड़ा, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपके सामान्य सा टॉपिक है, कौन सा उद्योग किस क्षेत्र में है, फूड प्रोसेसिंग की कौन कौन सी यूनिट्स लगी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिट्स लगी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जनसंख्या का आकार वृद्धि, ठीक, तो इसमें इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपकी जो अगली यूनिट होगी यूनिट 3 होगी। यूनिट 3 में ये टॉपिक्स आपके जो है बदलाव में आए हैं। जो येलो पार्ट है, मैंने आपको बताया ना, ये आपका नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है। तो जब भी बुक लेने जाना तो ध्यान देना, आपके ये 3 टॉपिक में से 6 क्वेश्चन तो यहां आ गए। ये नए टॉपिक है जहां से 4 प्रश्न आपके आने हैं, ठीक है। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, बुक लेते वक्त, किताब लेते वक्त, नोट्स लेते वक्त, कुछ भी ये ध्यान दो कि आपका सिलेबस है कि नहीं है। इस बात को आप समझो, आपके आयोग प्रॉपर उस बुक में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक्ट है कि नहीं, SC ST एक्ट है आपका, पर्यावरण संरक्षण एक्ट है आपका, पेशा एक्ट है आपका, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एक्ट है। इन एक्ट से कैसे क्वेश्चंस आने हैं, देखो आयोग और एक्ट्स मोटे मोटे ऊपर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं, कब इसका निर्माण हुआ, कितने धाराएं हैं इसमें, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, काम क्या है इसके, SC ST एक्ट और ये सारे एक्ट्स में क्या पूछा जाएगा, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, या इसमें से सजा प्रावधान क्या होती है, मोटी मोटी चीजें आपके पूछेगा। ये हमने आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, हमने पढ़ाया हुआ है, स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है, तो आप ये एक्ट्स वहां पे देख सकते हैं, बाकायदे हमने पढ़ाया, तो आपका वहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद इसमें आपका आता है मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त। यहां से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, कौन सा मुख्यमंत्री काल में क्या हुआ। अभी हमने एक क्लास ली थी आप लोगों की, पेपर फर्स्ट की जो क्लास चल रही, उसी से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ गए, एक ही क्लास से, एक ही क्लास छोड़ो, एक स्लाइड से 2 क्वेश्चन आए क्लास लेते में ही। अगले 4 दिन बाद पेपर हुआ, 10 दिन बाद सीधे वहां से क्वेश्चन उठ गया। मध्य प्रदेश का इनका क्या कहते हैं, किनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा, और बुक्स का नाम आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सचिवालय, मुख्य सचिव से जुड़े हुए प्रश्न, आपके स्थानीय शासन, पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्न क्या आएंगे, कितनी नगर पालिकाएं, कितने नगर निगम है, कितने मेंबर्स को जब हमारा होता है जिला पंचायत घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में मोटी मोटी चीजें पढ़ के रखनी है। आपकी अगली यूनिट जो होगी इसकी हमारी क्या होगी, मध्य प्रदेश की क्या अर्थव्यवस्था। इसमें ये नए टॉपिक है जो आपके ऐड हुए हैं, ध्यान रखना है, ये आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं। बाकी की अर्थव्यवस्था है, बेसिक्स चीजें इससे पूछी जाती हैं, आंकड़े आपको याद करके रखने हैं। बजट आपका मार्च में आने वाला है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आपका पेपर जो बनना है वो जून में है, बजट अभी 12 मार्च को आ जाएगा, 12 या 13 मार्च को। तो आराम से पेपर के लिए इनके पास, आपका पेपर जाकर के जहां बनेगा वो अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में बनेगा, ठीक है। तो आराम से वो इस सेक्शन से ही क्वेश्चन उठाएगा। तो स्टडी मटेरियल लेते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें बजट के पूरी नई चीजें पढ़ के जानी। तो मैंने आपसे क्या कहा, वन रिपोर्ट, बजट, ये सब चीजें आपको अपडेटेड पढ़नी है, क्योंकि पेपर आपका 1 जून को है, तब तक बजट भी आ जाएगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो कंटेंट आपका अपडेटेड होना चाहिए। एक एक प्रश्न की लड़ाई होती है, इस बात को आप ध्यान से रखो, ठीक है। तो ये पोर्शन भी आपका क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारा जो अगली यूनिट है, ये यूनिट पूरी की पूरी आप लोगों के लिए नई है। ये एक ऐसी यूनिट है जहां से सीधे 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। पूरी जनजाति है, जनजातियों का व्यक्तित्व, जनजातियों का खान पान, जनजातियों का सब। आप इस यूनिट को बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के नहीं पढ़ो,
बहुत ज्यादा हेडक लेकर के नहीं पढ़ो कि यार ये हेडक वाली यूनिट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। कभी भी आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आप एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के, जब विद्यार्थी जिज्ञासु होना चाहिए। तो मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यदि आप किसी भी टॉपिक को जिज्ञासा के साथ पढ़ेंगे कि क्या है यार, मुझे आज नया सीखने को मिलेगा, आज मैं जानूंगा। आप जिज्ञासा रखो ना कि किसी जनजाति के बारे में, उनके जब पर्व, उनके त्योहार, उनके रहन सहन के बारे में जब आप पढ़ते हो, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। भगोरिया जैसे उत्सव को जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, आपको बड़ा मजा आएगा कि यार ये लोग कितना, मतलब हम लोग लगता है कि ट्राइब्स जंगल में रहते हैं, ये सब करते हैं, हमसे ज्यादा अपडेटेड है। अच्छा, इनके में ये भगवान होते हैं, अपने आप से कनेक्ट करो उनको आप कि क्या ये त्योहार हमारे यहाँ भी इस तरीके। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे जनजातियों के जो पर्व त्योहार है ना, वो हमारे यहाँ भी इनडायरेक्टली मनाए जाते हैं, दूसरे तरीके से मनाए जाते हैं। उनके भी जो देवता होते हैं, हम लोग लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, धरोहर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे देवी देवता हम लोग पूजते हैं, है ना। कार्यक्रमों में पूजते हैं, शादी ब्याह में पूजते हैं, लगभग सभी लोगों के यहाँ पूजते हैं। जो हिंदुस्तान का ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ नागरिक होगा, लगभग पूरी आबादी मध्य प्रदेश की तो 75% तो गांव की ही है, तो सब गांव से जुड़े हुए लोग हैं। जो शहर में भी आके बसे वो भी गांव के ही लोग हैं। तो आपके यहाँ भी लोकल स्तर पे देवी देवता आपके भी होंगे, ठीक है, होंगे। तो आप देखोगे आप भी उन्हीं की तरह तो हो, बस आपका नाम अलग, उनके नाम अलग है। आप भी पेड़ पौधे पूजते हो भाई, दुनिया भर के त्योहार आपके घर में माताएं पूजती हैं, बनाती हैं, सब पेड़ पौधे जुड़े, वैसे वो भी मनाते हैं। तो आप उनको कनेक्ट करो, जितना ज्यादा आप कनेक्ट करोगे, आपका दिमाग ना उतना हल्का होगा कि हाँ ठीक है, ये बड़ा जल्दी याद होगा। थोड़ी बहुत चीजें भूलने वाली हैं, वो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर लेना। तो जनजाति में आपसे वैसा कुछ नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं बनेगा। आपकी अगली यूनिट आती है 5वीं यूनिट, आपका आएगी क्या, करंट अफेयर्स आएगी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश सब कुछ। तो आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश पूरी करंट अफेयर्स पढ़ना है, चर्चित व्यक्तित्व विशेष रूप से पढ़ना है। जैसे अभी पद्म पुरस्कार इस बार के एमपीपीएससी के सिविल सर्विस पेपर में नहीं पूछे, उसका हमने वीडियो बना दिया है, आप वहां पे देख लेना, डाला हुआ है। गारंटी है जितने भी पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, खेल पुरस्कार में मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व रहे, वहां से पेपर में प्रश्न आपके आएगा, पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि उसने लिखा है मध्य प्रदेश के चर्चित, कौन, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व महत्वपूर्ण स्थान। तो आपको मध्य प्रदेश के जिन भी व्यक्तित्वों को अभी पुरस्कार मिला है, देहावसान हुआ, उनका निधन हुआ, नियुक्ति हुई, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार, ये 3 व्यक्तित्वों पे आपको नजर रखना है, ठीक है, बिल्कुल नजर रखना, आंख गड़ा करके, यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो 1-2 प्रश्न तो आपके यहीं के हो जाएंगे। फिर जो भी घटनाक्रम हुए, कंप्यूटर में आपका जो नया टॉपिक जुड़ा है, वो आपका जुड़ा है क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ आधारभूत ज्ञान। ये टॉपिक आपके नए जुड़े हैं। तो जब आईटी आप पढ़ने जाएं, तो इस चीज को ध्यान में रखें कि ये टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके सभी के 6 प्रश्न कंप्यूटर के, लगभग 4 प्रश्न आने हैं, 4 प्रश्न आपके कंप्यूटर के होंगे, वो वहां से उठाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका सिलेबस होगा। सिलेबस हमने इसलिए डिस्कस किया कि किसी भी स्ट्रेटजी में आपको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा सिलेबस हमारे दिमाग में होना चाहिए, एक सिलेबस की हमें समझ होनी चाहिए। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, PYQ। सिलेबस याद हो गया, कुछ मत करो। एग्जाम लेने वाली संस्था कौन है, MPPSC है, ठीक। तो आप कुछ मत करो, सीधा MPPSC के, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। MPPSC ने आज तक जितने भी पेपर लिए हैं अभी, उनका सबका PYQ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे हम उपलब्ध कराएंगे आपको अगले 6 से 7 दिन के अंदर। हमने अलग से एक वो बना रखा है टेलीग्राम चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको पूरा PYQ जितना भी MPPSC ने अदर सिविल सर्विस एग्जाम लिए हैं, वो आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उसका अलग से कहीं मिलता नहीं, प्लस हम उसको सॉल्व भी कराएंगे। तो आप सभी लोग इस चीज से निश्चिंत रहिए। तो पहला काम हमारा है कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। सबसे सही रास्ता जो होता है सिलेबस जानने के बाद, PYQ होता है, जो आपको ये बताता है कि पेपर आएगा कैसे, और प्लस हमने किताबें तो ले ली, नोट्स रख लिए, मटेरियल रख लिया, उसको हमें पढ़ना कैसे है। पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि पूछेगा कैसे। जब हम ये जान जाते हैं क्वेश्चंस देख करके, पिछले सालों के जैसा देखा हमने कि भाई
उसने आपसे ये पूछ लिया कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अब हम जब उस किताब को पढ़ेंगे, उस नोट्स को पढ़ेंगे, तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि आखिर हमें ये पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेंगे। तो उस टॉपिक से आपको तुरंत आप पकड़ना सीख जाओगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, ऐसा तो नहीं मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो पहला काम है कि एक नजर आप क्या करो कि आप PYQ में मार लो, एक नजर PYQ देख लो बैठ करके, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है मैं इसको ऐसे ऐसे पढ़ लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQ बहुत अच्छे से देख लेना है, ताकि आपको क्या हो, एक जनरल आइडिया लग जाए कि मुझे पढ़ना कैसे है। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो ऐसा है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी में लोग जानना चाहते हैं। हमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को पढ़ना कितना समय प्रतिदिन देना होगा। टॉपर्स कहते हैं मैं 18 घंटे पढ़ा, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ा, कोई कहता है 10 घंटे पढ़ा। देखो ऐसा भाई, यहाँ पे आपके दो पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। अब आपके पास दिन कितने बचे हैं, 80 दिन। जो जब से देखेगा तब से उसके दिन अपने काउंट कर लेगा। आपके पास दिन सीमित हैं, पर आपके पास पेपर दो हैं। इस पेपर में आपकी 10 यूनिट है, इस पेपर में आपकी कितनी है, 5 यूनिट है। ठीक, यहां से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 आने हैं, यहां से आपके 150 आने हैं। ठीक, लेकिन सिलेक्शन आपका इन दोनों पेपरों को मिला के होना है। स्कोर कार्ड आपका इन दोनों पेपरों को मिला के होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि 150 में से 150 बस से हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों पेपर के नंबर काउंट होंगे। तो आपको यहाँ पे कम से कम नहीं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना है कि मैं कैसे भी करके यहाँ 40 पे रहूं, टच कर जाऊं, ठीक है। क्योंकि ये लमसम ये मान के चलो कि इस पेपर में आपको 135 क्वेश्चंस आपको सही करने पड़ेंगे, इस बात को मेरी आप याद रखना। सॉरी, अरे यार, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसमें आपके 40 प्रश्न सही होने चाहिए, इसमें आपके कम से कम 135 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, इतने में आप सिक्योर रहोगे कि आपको इंटरव्यू में यदि नंबर कम भी मिलते हैं, क्योंकि जो स्थिति चल रही है इंटरव्यू की, जिस प्रकार से नंबर दिए जा रहे हैं, इसमें आपको अपना स्कोर सिक्योर रखना पड़ेगा, ताकि इंटरव्यू में आपको यदि नंबर कम भी मिले तो आप एक एक नंबर की लड़ाई में बाहर नहीं हो, आप निश्चिंत रहो। आप जो आज सबसे बड़ी टेंशन चल रही छात्रों की, जो एकदम से निकाल ले गए इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ के जो AP में इंटरव्यू दिए हैं, अभी साथी भी हैं, उनको एक ही टेंशन थी कि मैं किस आयोग में इंटरव्यू में जाने वाला हूँ, इनके आयोग में जाऊं, उनके आयोग में चला जाऊं, ऐसा ना हो, क्योंकि सब बिल्कुल एक्यूरेट नंबर लेकर के आए थे। तो वो तनाव किस चीज का था, अब पता चला जिस आयोग से डर रहे हैं उसी आयोग में उनका इंटरव्यू हो गया। वो आज से नर्वस है कि हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी जो सिविल सर्विस के रिजल्ट आए उसमें उन्होंने नंबर ही इतने दिए। तो ये टेंशन से यदि हमें बचना है तो सबसे पहला काम है कि आप यही जितनी मेहनत करनी है कर लो भाई, जितनी मेहनत करनी है यही कर लो, आप जी जान लगा दो यहाँ पे, वहां की टेंशन ही नहीं रहे भैया कितना कम दोगे, आधे नंबर भी दोगे तो मैं अंदर हूं। तो आज के डेट में आपको यहाँ पे 175 का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। कितने में से बोल रहा हूं यार, 200 प्रश्नों में से बोल रहा हूं। इतना टारगेट लेके चलो, लक्ष्य बड़ा लेकर के चलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे MPPSC का छात्र बैठेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट पेपर में वो स्कोर करेगा, सेकंड पेपर में वो इतना खराब भी नहीं कि स्कोर नहीं करेगा। हो सकता है आपके 5 सही हो, उसके 5 गलत हो, लेकिन आपके यहाँ पे तो डर रहे हो ना। तो हमें इन एग्जाम्स में ऐसे टारगेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि भाई हमें पढ़ना कितना पड़ेगा। देखो ऐसा है, आपको अपने पढ़ाई को दो भागों में बांटना है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। आपको एवरेज 3 आवर अब पर डे देने पड़ेंगे, किसके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए। 3 घंटे आपको प्रतिदिन देने हैं, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा एवरेज फर्स्ट, क्योंकि पेपर आपका सिलेबस छोटा नहीं है। यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण ये है, जिनका MPPSC का नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण है रिवीजन। आप उसको रिवीजन कितनी बार करके जा रहे हो, बुक्स खत्म करना टारगेट मत बनाइए, बुक्स को कितनी बार आप रिवाइज करके वहां जा रहे हैं। और आप देखो आज आप एक 3 घंटे पढ़ रहे हो, आपको एक किताब या एक MP की किताब प्लस आपको कंप्यूटर
प्लस आपको करंट अफेयर आप लास्ट के समय पढ़ोगे तो उसको मत भूलना कि लास्ट के समय में करंट अफेयर भी आपका टाइम लेगा। तो आपका एमपी हो गया, एमपी में आपके एक्ट ऐड हुए हैं, कमीशन यानी आयोग ऐड हुए हैं, कंप्यूटर आपको पढ़ना है उसमें, जनजाति अपने आप में एक अलग यूनिट है, इस बात को आप समझो। तो आपको 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ने एक तरह से। तो आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको 1 महीने यदि इसको खत्म करने में लग रहे हैं तो आपको अब रिवीजन करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि उसको आपको एग्जाम से पहले 3 से 4 बार ये पेपर आपका क्या होने चाहिए, रिवाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, रिवीजन होना चाहिए इसका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का। 3 से 4 बार यदि इसका रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो आप बाहर हो। क्यों भाई? ऐसा है कि ये पेपर आपका जो है, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या पेपर है? ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आपको यस या नो ही याद रहता है, ऑप्शंस होते हैं। हम जब उसका रिवीजन नहीं करके जाते ना, तो यदि कहीं पे लिखा 19, जैसे अभी ठाकुर रणमत सिंह का क्वेश्चन आया था 1957, 1958, 1959, 1960 नहीं था जो कि होना चाहिए था। तो अब वहां पे आपको पता चल, आंख बंद कर रहे हो तो आपको बार बार 57 भी लग रहा है, नहीं यार सही 58 तो नहीं था यार, क्रांति तो 1857 में हुई थी, 58 में लगता गए थे, है ना। कंफ्यूजन होता है। बुंदेला विद्रोह तो 42 में हुआ था, उसमें भी तो थे। तो ये चीजें आपको क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो जितना आपका रिवीजन कम होगा, कंफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करिए। पहला काम मैंने आपसे शुरू में क्या बोला, स्टडी मटेरियल अपना फिक्स करिए, प्रॉपर रखिए। दूसरा काम अब आपको क्या करना है, रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन करना है। तो सबसे बढ़िया उसका फार्मूला क्या होता है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा रीडिंग का। ठीक है, रीडिंग का पढ़िए। आज जो पढ़ा है उसको कल रिवाइज करिए। ठीक, इसके बाद ये आज का पढ़ा है, इसको अगले दिन, दूसरे दिन इसको रिवीजन करना है, और इसको 7 दिन के अंदर इसका आपको सेकंड रिवीजन कर लेना है। फर्स्ट रिवीजन आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए अगले दिन। जब आप आज जो आपने पढ़ा, कल आप तभी पढ़ोगे जब आपने पिछले दिनों का रिवीजन कर लिया। आज जो पढ़ो, कल जब पढ़ने बैठो, आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो, सेकंड पेपर पढ़ रहे हो, तो पहला पिछला रिवाइज कर लो। यदि आज इसको पढ़ने में आपको 2-3 घंटे लगे हैं तो इसको ये मान के चलो 30 मिनट लगेंगे आपको उसको रिवाइज करने में। 30 मिनट दे दो रिवीजन में, फिर उसको 7 दिन के अंदर वापस से रिवाइज करो आप। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर वापस रिवाइज करो। अब आपको मैं ये बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा जब आप 7 दिन के अंदर 7 दिन का रिवाइज करोगे ना, मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगेंगे एकदम से पूरी चीजें, फिर आपको नहीं भूल सकता। कोई आंख नींद में भी उठा लेगा ना तो आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, यदि आप ये प्रोसेस अपना रहे हो। और लास्ट का आखिरी महीना 31 तारीख को क्लोजिंग रखो, पूरा 1 महीने का सेक्शन रिवाइज करो। बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस में आप पेपर देने चाहते हो तो रिवीजन आपके वहां काम आता है। क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, तुरंत आप बोलते हो नहीं, यस या नो आपको तुरंत पता होता है। तो आप लोग रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ाई का टाइम टेबल की यदि बात होती है, देखो यार ऐसा है, कितना पढ़ना पड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। किसी को 6 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई में याद हो जाता है, किसी को 8 घंटे में याद होता है, किसी को 12 घंटे में याद होता है। मेन टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा जो पर डे का टारगेट है, पहले पर डे का टारगेट बनाओ आप, डेली का टारगेट। सबसे पहला काम है कि मुझे 1 महीने में ये सब्जेक्ट खत्म करना है। 1 महीने को हमने बांट दिया कितने में, कि हमको अब पर डे इतना पढ़ूंगा तब जाके मेरा 1 महीने में ये खत्म होगा। तो अब आपका पर डे का टारगेट होगा, तो आप पर डे टारगेट अपना कितने समय में अचीव कर रहे हो। अब आपका हर व्यक्ति का समय अलग होता है, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो जॉब में है, कुछ ऐसी हैं जो हाउस वाइफ है, कुछ ऐसी हैं जो केवल पढ़ रही हैं। लड़कों में भी यही है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, अतिथि विद्वान है, कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सबका अपना शेड्यूल है, तो आप अपना शेड्यूल अपनी सहूलियत के अनुसार बनाओ। कितने समय में आपको सब्जेक्ट याद हो जाते हैं, आपका सब्जेक्ट है। लेकिन रिवीजन मोर मतलब करना ही करना है। और पहला टारगेट आप ये रखो कि कम से कम 50 दिनों में आप पेपर फर्स्ट अपना कंप्लीट कर लो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, क्योंकि लास्ट के जो आखिरी समय होगा आपका, जून में पेपर है, जून में आपके पास मई में एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा। वो क्या होगा, आपका करंट अफेयर की एंट्री हो जाएगी, ये ध्यान रखना।
तो मैं ये कह रहा हूं कि मई के पहले आपका अप्रैल तक में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मई में सिर्फ और सिर्फ आपके कम से कम मई में ही केवल आपके मिनिमम 2 रिवीजन हो जाने चाहिए, ये प्रोसेस पूरी करने के बाद। यदि आप इतना कर रहे हो तो ये गारंटी है कि आप पेपर निकाल लोगे, क्योंकि ये कर ही पाना सबसे कठिन काम है ना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि अगला सवाल ज्यादातर रहता है कि सब टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। टाइम टेबल हर इंसान का अपना टाइम टेबल होता है, किसी टॉपर का टाइम टेबल नहीं फॉलो करना चाहिए। उसकी अपनी परिस्थिति थी, उसके अपने समय था, उसका अपनी आवश्यकताएं थी। मैं हूं, मेरा अपना समय है, मैं उसके हिसाब से पढ़ूंगा, ठीक है। मेरे अपने टारगेट्स हैं, तो मैं अपनी सहूलियत के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाऊंगा। अब आपका सहूलियत अलग है, आप मेरे हिसाब से टाइम टेबल बना रहे हैं। आप पता चल रहा है 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो, मैं तैयारी बस कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं 16 घंटे पढ़ता, तब आप नींद खत्म करके 3 घंटे सो रहे हो, बाकी के लगे पढ़ाई में। कहाँ से पूरी हो पाएगी भाई। अब कोई लड़की है, हाउस वाइफ है, वो उसको उधर भी तो समय देना है। पर ये बात में विश्वास रखो, आप जिसके पास जितना समय होता है ना, वो उतने में ही तैयारी कर लेता है। जो छात्र घर बैठ के तैयारी करते हैं वो कभी भी 18 घंटे नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको 6 घंटे सोना है दोपहर में। उनका दोपहर का नींद होता है, फिर शाम के दोस्तों के साथ चाय, सुबह दोपहर दोस्तों के साथ चाय होती है, फिर अलग डिस्कशन होते हैं कि फलाने की किताब ये खराब है, फलाने की वो कॉपी खराब है, फलाने ने ये अच्छा काम नहीं किया है, उसका कोचिंग ये ऐसा है, उसका फलाने का सब्जेक्ट खराब है। ये चीज भी करना है। लेकिन वहीं पे जो जॉब वाला बंदा होता है, वो सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता है, शाम को लौटता है, घर में एक आधे घंटे टाइम देखता है, घड़ी देखता है कि नहीं यार मेरे पास पढ़ना भी है, वो उतने टाइम को प्रॉपर यूज करता है। तो मैंने कहा ना, पढ़ते सब इक्वल है। तो जितने भी बैठ करके तैयारी भी कर रहे हैं ना, भंवर कुआं में या जहां भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बैठ के ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताएंगे क्या वो 18 घंटे पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहा है भाई। वो दोपहर की नींद भी लेते हैं। अब तो मौसम भी सोने वाला आ गया दोपहर का, जहां यहाँ गले तक चावल जाएगा अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं भी आ रही हो ना, यहाँ तक गया ना चावल, दोपहर का भोजन, अपने आप झपकी आने लगती, चल थोड़ा झपकी मार ले, नहीं ज्यादा होगा तो आम का पना आ जाएगा कुछ दिन में, तो पी के सो जाएंगे। फिर दीवार में घूसा मारेंगे कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई, हमने क्या किया, मैं क्या करने आया था। इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दीवार में घूसा मारने से भी एग्जाम निकल जाता है ना, पता नहीं कितने लोगों को कलेक्टर बने बैठे होते हैं। सबके अपने टारगेट्स होते हैं, हमारा अपना टारगेट है, हमें क्या काम करना है, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। आप लोग इस चीज का डर निकाल दो, जो जॉब वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि वो केवल तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत करीब से जानते हैं छात्रों को, आते हैं, बैठते हैं, दुख रोते हैं अपना, कोई दिन भर नहीं पढ़ते हैं। सुबह 2-3 घंटे पढ़ते हैं, शाम को जो पढ़ लिए भाग्यवश तो पढ़ लिए 2-3 घंटे, बाकी पूरा टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी और फलानी चीजों को देखने में जाता है। तो पढ़ते सब एवरेज 6-7 घंटे 8 घंटे ही है। यदि आप 7 से 8 घंटे का टाइम, 8 घंटे का भी टाइम निकाल रहे हो ना, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो आप। 8 घंटे पढ़ रहे हो, जो छात्र 8 घंटे भी पढ़ रहा है ना, आज से 80 दिन बाद बता देना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पेपर अच्छा ना जाए, निकले नहीं, हो ही नहीं सकता। 8 घंटे डेली 80 दिन जो छात्र पढ़ लेगा, 8 घंटे 80 दिन जो भी पढ़ लेगा, वो इतने में एग्जाम निकाल लेगा। अब इसमें जो प्लस कर रहा है, 12 जोड़ रहा है, 16 जोड़ रहा है, वो अपनी कहानी। जो जितना मेहनत करेगा उतना सिक्योर करेगा ना यार। वो जो बंदा 175 मैंने बोला ना, इतने प्रश्नों के अंदर गया, वो डॉक्टर नाम लगा के लिख करके बस कॉलेज में देखना शुरू कर देगा ज्वाइनिंग कहाँ करनी है। नंबर इतने लेके आना है आपको कि आप डिसाइड करो कि मेरे को इस जिले में जाना है, ठीक है। इंटरव्यू में आयोग की टेंशन खत्म कर लो कि इस आयोग में इंटरव्यू मेरा नहीं होना चाहिए। अब बात होती है किसकी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात आखिरी, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो भैया, आपको पढ़ना वो है जो आपके सिलेबस में है। तो मैंने आपको सिलेबस दे दिया, आपके पास सिलेबस पड़ा हुआ है, एक हाथ में सिलेबस एक हाथ में किताब। देखो वो आपके में है कि नहीं है। सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। यदि सिलेबस कवर है, सिलेबस के एक एक पॉइंट आपके कवर हैं, पेपर आपका आपके हाथ में है। दूसरा PYQ, इसको जरूर देखो 2 बार 3 बार। किसी भी इतिहास पढ़ने जा रहे हो ना,
आप कुछ मत करो, पीएससी के द्वारा 2 साल में जितने भी एग्जाम हुए इतिहास से एमपी के कौन कौन से प्रश्न आए हैं, एक नजर मार के ही आगे बढ़ो। इतिहास का सबसे पहला काम है कि आप एक नजर मार लो, प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हो तो एक बार देख लो कि यार कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ये काम करना पड़ेगा, आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप गेस कर लोगे, पेपर अज्यूम कर लोगे। तो पीवाईक्यू आपको किसी भी, चाहे आपका पॉलिटी का पेपर है, आपका आपका हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, सोशोलॉजी का है, कॉमर्स का है, किसी का भी है, एपी का पेपर हुआ, एक बार उठा करके देखो तो उस यूनिट को पढ़ने से पहले कि क्या ये सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन कैसे आए थे, एक नजर मारो आप कि ये क्वेश्चंस कैसे आए थे, हम कराने जा रहे हैं उसको हालांकि, तो आपको ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा, हाँ यार ये क्वेश्चन यहाँ से बने, तो ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बुक्स होना चाहिए, किसी के कहे बहकावे में मत जाओ कि ये मेरी किताब केवल तुम्हारे लिए ही बनी है। पहले देखो भैया, तुमने सिलेबस जो हमारे लिए बना है वो तुमने उसको फॉलो किए कि नहीं किया है। मैंने आपके लिए किताब लिखी नहीं लिखी है, सिलेबस मेरे लिए जो लिखा हुआ है वही मेरा भाग्य है, तो आपका जो भाग्य लिखना है वो सिलेबस में लिखना है। तो सबसे पहला काम है सिलेबस उठाओ, बैठ करके देखो। अब जो सिलेबस के बाहर की चीजें उनको आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। ज्ञान लेने का कोई जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, सफेद बाल हो जाएंगे तब ले लेना। पहला काम क्या है, सिलेबस कंप्लीट करो आप, ठीक है। तो अनयूजुअल चीजें नहीं पढ़नी हमें, अनावश्यक जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है हमें वो भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ोगे तो संस्कृति पर्यटन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक। अब क्या नहीं पढ़ना मैंने आपको वो भी बता दिया, क्या पढ़ना है आपको वो भी बता दिया, तो इतना आपको करना है। दूसरा, आपको अपना लक्ष्य अपने दिमाग में लिख के रखना, ना कि दीवार में लिख के रखना। आपको कुछ दिन यदि माला जपते हो ना, तो एक सुबह उठ करके, मैं ये कहूंगा यदि नहीं जपते हैं जो लोग, उनके लिए भी दिन में अपने आप को याद दिलाओ कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये काम करना है, करना है ना, मुझको 175 क्वेश्चन सही करने हैं। आप दिन में धुन में रहो, आपके अंदर वो बैठे भी रहो, बात भी करते रहो, किसी से आपके अंदर चलना चाहिए, हाँ यार मेरे को इसमें इतने क्वेश्चन सही करना है। ऑटोमेटिक आपको सही रास्ता मिल जाएगा, आपके अंदर वो जुनून होगा, जुनून पैदा होगा, ऑटोमेटिक आप सब चीजों को क्या करते जाओगे, कर पाते जाओगे। तो ये काम आपको सबसे पहले करना होगा, ठीक है। कितने प्रश्न सही करने हैं वो भी हमने आपको यहाँ बता दिए। जनरल क्वेरीज आप लोगों की यही होती है, हमने आपसे शुरुआत से कहा हुआ, धैर्य के साथ आप लगे रहिए हमारे साथ। आपको बस अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, असली कहानी अभी यहीं पे है। तो आपको करना क्या क्या है, पहला काम, सिलेबस आपको बताया पूरा करना है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, आपको उन टॉपिक्स में विशेष फोकस करना, हमने आपको लगातार सिलेबस में बताया, उन टॉपिक्स में विशेष फोकस करना है जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक। फिर अगला पड़ाव आता है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्या है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप सभी को पता है, सब्जेक्टिव पेपर है तो बिना लिखे पास नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बिना टेस्ट के नहीं होगा। टेस्ट का जो डर होता है ना, वही आपको एग्जाम में निकालता है। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि लेकर के बैठे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए घर पे, नहीं नहीं, वो डर आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर कंपटीशन होना चाहिए, आपके अंदर एक चिढ़ होनी चाहिए कि ये बंदा मेरे से आगे कैसे हो गया। रैंक देखो आप, अरे बाप रे मैं यहाँ हूँ, कंपटीशन अंदर से होना चाहिए। तो आपको वो टेस्ट देना होगा, लाइव टेस्ट, मतलब कि बैठो आप लोग टेस्ट दो, 4 लोगों के साथ बैठो, ग्रुप बना लो ना यार, कॉलेज में बैठ करके 50 लोगों का 10 लोगों का ग्रुप बनाओ, एक साथ बैठ के एक पेपर सॉल्व करो, देखो किसी कितने नंबर है, एक दूसरे की कॉपियां चेक कर लो, ये कर लो, पर टेस्ट दो, बिना टेस्ट दिए भला नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर आपको अभी नहीं पढ़ना है, अभी करंट अफेयर से कनेक्ट रहना है, ताकि एकदम से चीजें आपको रिकॉल ना करनी पड़े। तो सबसे पहला काम यह है कि करंट अफेयर। अब क्या नहीं करना है, देखो भैया ऐसा है, दोस्ती यारी के लिए समय निर्धारित कर लो, आधे घंटे ज्यादा समय मत दो, होली दिवाली दशहरा जो भी आता है आता रहेगा, ये आज से नहीं आ रहा, जब से पैदा हुए तब से आ रहा है, आता रहेगा, निर्धारित समय तो उससे ज्यादा मत दो। मोबाइल फोन पे कंट्रोल करो,
सोशल मीडिया स्पेशली जो होता है इंस्टा फेसबुक, इन सब चीजों पे अपना स्वयं पे नियंत्रण करो। बंद कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, नहीं कर सकते हो तो एक समय निर्धारित करो कि हाँ मुझे बस तब चलाना, जैसे पढ़ लिए बहुत हो गया, अपना काम जैसे ही कंप्लीट हो गया कि आज मेरी पढ़ाई खत्म, आज का मैंने काम कर लिया, तो आप जाकर के सोशल मीडिया यूज कर सकते हो कि चलो ठीक है थोड़ा फेसबुक ये सब चला लिया, लेकिन वॉच देख के 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं, ब्रेक में। पर मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा है कि लोगों से बात कर लो, मिल लो 10 मिनट, तो रिफ्रेश ज्यादा होता है ना। कम्युनिकेशन जो सामने का होता है उसमें आप अंतर देख लेना, कभी सोशल मीडिया देख करके अपना टाइम मतलब अपने आप को रिफ्रेश करना, और दूसरा किसी के साथ बैठ करके रिफ्रेश करना, है ना, उसमें आपको अंतर दिख जाएगा, तो आप ये कर लो। इसके अलावा मूवी वगैरह ऐसा है कि देखनी नहीं चाहिए ऐसा कहा जाता है, पर मेरा ये मानना है आप 6-7 दिन अच्छी पढ़ाई करो, रिवीजन करो, नियमों का पालन करो, जब आपका वो टारगेट पूरा हो जाए ना, तो खुद को प्रोत्साहन देने के लिए एक मूवी देख लो, या जिसको किताब पसंद है कोई अदर वो पढ़ लो, किसी को खाना पसंद है तो जा करके खाओ, खुद को पुरस्कृत करो कि आज मैंने अपना काम पूरा किया। नहीं किया है तो कुछ भी नहीं करना है, जब तक नहीं कर लेंगे तब तक खुद को पुरस्कार नहीं देंगे। तो इस प्रकार के काम हमें क्या करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आप करते हो, इसके बाद ऐसा कोई कारण हमें समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा। इसके अलावा एग्जाम गुरुजी में बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक लाइन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने नोट्स तैयार किए हैं। 4 बुकलेट आपको हम 500 रुपए पे आपके घर भेज रहे हैं, जनजाति की, कंप्यूटर की, मध्य प्रदेश की और करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स की मैगजीन अभी हम जो हाल फिलहाल भेज रहे हैं वो तो भेज ही रहे हैं, आपके एग्जाम के 1 जून के पहले आपको मई के फर्स्ट वीक में पूरा अप्रैल तक का करंट अफेयर्स आपके मोबाइल पे पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पूरा बजट से लेके सारी चीजें जितना भी करंट अफेयर होगा आपको हम पीडीएफ में वो भी उपलब्ध कराएंगे। और ये वो मैगजीन है, वो करंट अफेयर है जहां से हमने स्टैटिक पोर्शन से 32 क्वेश्चन लेके आए हैं, हमने मेहनत तो इसमें भी की। तो आप ये मटेरियल हमारा ऑर्डर कर सकते हैं, 494 में है। एग्जाम गुरुजी के पास एक कोर्स है, वीडियो कोर्स, जो कि 1500 रुपए का है, 1494 का है। इसमें आपको हम पूरा आपका सिलेबस एक एक लाइन कंप्लीट करा रहे हैं। एक वीडियो आप 1 लाख बार नहीं 1.25 लाख बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल की वैलिडिटी है, दिन में जितनी बार मर्जी पड़े उतनी बार देखो। प्रिंटेड नोट्स यही वाले आपके घर भेजे जाएंगे 500 के। टेस्ट सीरीज हमारी जो 500 की है वो भी आपको दी जाएगी। तो 500 के नोट्स, 500 की टेस्ट सीरीज देने के बाद वीडियो लेक्चर्स आपके 500 के तो पड़े। तो ये डेट पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये ऑफर चल रहा है 15, क्योंकि अभी दिवाली वाला होली वाला ऑफर चल रहा है, एमसीक्यूज अलग है। तो आपको इसमें पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, नोट्स, टेस्ट सीरीज, कोर्स, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद यदि आप सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो एग्जाम गुरुज के जो नंबर दिए गए हैं आप इसमें क्या करना है, आपको व्हाट्सअप कर देना है आपको अपना सब्जेक्ट और सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, प्राणी शास्त्र, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के सेकंड पेपर के टेस्ट हम टोटल उपलब्ध कराएंगे आपको। कितने, 25 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं। मल्टीपल टाइम कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी दे सकते हो, कितनी बार भी दे सकते हैं। बस एफएलटी आपकी जो रहेंगी वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 5 एफएलटी आपकी होंगी, जो कि पेपर फर्स्ट की भी होंगी और पेपर सेकंड, ठीक ठीक है। 5 एफएलटी इसमें से रहेंगी 25 टेस्ट में से, जिसमें पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन, पेपर सेकंड के 150 क्वेश्चन, बिल्कुल आयोग की तरह। और ये आपकी जो एफएलटी है, ये हमारे जितने लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, सब उस एफएलटी में रहेंगे। इसको हमने ऐसा बनाया है कि सारा स्टूडेंट 50, जैसे आयोग में फर्स्ट पेपर सबका कॉमन रहता है वैसे इसमें भी सबका कॉमन रहेगा, बिल्कुल उसी पैटर्न में। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको हमारे जो ऑफिस के नंबर है आप उसमें दे दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको मैडम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगी। तो ये रहा हमारा स्ट्रेटजी का वीडियो। देखिए ऐसा है, कोई भी रास्ता, कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होता है, कठिन उस पर चलना होता है। मन में ठान लीजिए, अंदर एक धुन पैदा कर लीजिए, करना है करना है करना है करना है, अपने लक्ष्य पे नजर रखिए। आप कभी अपने आप को बैठ करके देखिए कि आपको जैसे कहीं घूमने जाना होता है, कुछ देखना होता है, कुछ खाना होता है, कुछ पढ़ना होता है, कुछ भी करना होता है, जब आपके अंदर वो जिद होती है ना, तो आप वो काम कर लेते हो, उसको करते हो और पा भी जाते हो।
ठीक इसी प्रकार से ये भी एक जिद है। ये जिद भी अब उस बच्चे की जिद की तरह आपके अंदर यदि आ गई ना कि नहीं यार मुझे करना है, तो दुनिया के लोग कितना भी आपको आलोचना करें, आपकी आपकी बुराई करें, आपको रोकने का टोकने का प्रयास करें, आपको डिमोटिवेट करें, आपके अंदर डिमोटिवेशन आ ही नहीं सकता 10 मिनट से ज्यादा नहीं। और आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि व्यक्ति के अंदर पाने की जिद हो ना किसी चीज को करने की, तो वो डिमोटिवेट कभी भी नहीं हो सकता, ना ही उसको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि फिर वो अपनी धुन में आ जाता है कि मुझको ये करना है। और वो जो धुन होती है ना, वो हर बच्चे के अंदर बचपन से होती है किसी चीज को पाने की। हम भी जब छोटे थे तो हमें कोई चीज चाहिए थी, हम पूरे घर को नचा देते थे कि चाहिए, नहीं देते थे लास्ट में उनको देना पड़ता था, नहीं भी देते थे तो हम कहीं ना कहीं से उसको पा जाते थे। वो जिद यदि आज आपके अंदर है तो ये एग्जाम इतना बड़ा नहीं है और ये इतने दिन कम नहीं है, आराम से किया जा सकता है। तो उस बच्चे की जिद की तरह बच्चा बनिए। बच्चे, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ बच्चा बनिए क्योंकि बच्चे के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, दिन भर खेल सकता है, वो कोई भी काम धुन में करता है। आप देखिएगा बच्चे धुनी होते हैं, कोई काम में लग जाते हैं तो फिर उसी में लगे रहते हैं, उनको खाना पीना सब भूल जाता। मम्मियाँ उनकी ढूंढती रहती है, मारती भी है इसी वजह से कि नहाया नहीं है, खाया नहीं है। हम भी पिटे हैं बचपन में इन्हीं चीजों को लेकर। हम लोग धुनी थे, दिन भर खेलते रहते थे, ना धूप देखते थे ना छाव देखते थे, लगे रहते थे। गांव में रहते थे तो पूरा दिन घूमते थे, पूरा दिन पूरी दोपहर बगीचों में आम में लगे ही रहते थे। क्यों? धुन थी। वही धुन आज होनी चाहिए काम करने। यदि वो धुन हमारे अंदर है ना, हम कभी नहीं थक सकते। तो उस धुन को अपने अंदर जगाइए, उसके लिए मेहनत करिए, बाकी किसी चीज से मत डरिए। समझ गए? सब माया है। जिस दिन आप अपने आग नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लिख करके खड़े हो जाओगे ना रिजल्ट में, उस दिन ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। लोगों का नजरिया बदल जाएगा और आपके प्रति बोलने का तरीका बदल जाएगा। आप इस चीज को फील करना, बदल जाता है। दोस्त भी आपको आप करके बोलना शुरू कर देंगे, ये होता है। इस चीज के लिए मेहनत करिए और जहां भी आवश्यकता लगती है, कुछ भी लगता है, एग्जाम गुरुजी आपके साथ है और सब कुछ पाया जा सकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ ये हमारा एक प्रयास था कि आपको सही गाइडेंस, सही चीजें हम बताएं। भ्रमित मत होइए, भ्रम में मत फंसिए, प्रॉपर तैयारी करिए। हमारी और आपकी मुलाकात, हाँ, एग्जाम गुरुजी की डेली शाम को क्लासेस चल रही, पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड के लिए भी हम बहुत अच्छे प्रोग्राम बिना किसी शुल्क के लेके आ रहे हैं। कोई शुल्क नहीं किसी का, सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है एग्जाम गुरु चैनल में, क्योंकि ये ईयर हमारा रिजल्ट वाला ईयर है। हम सिर्फ रिजल्ट पे बात करेंगे। हर एग्जाम में हमारा रिजल्ट वाला ईयर है और एपी में भी हमारे पास रिजल्ट है, हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक है, तो हमारे पास पूरी टीम है जो इस पर काम कर रही है, डेडिकेटेड टीम है। तो आप सभी नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, मिनिमम नेट तो क्वालिफाइड है, सभी के सभी जेआरएफ क्वालिफाइड है। हमारी पूरी टीम में ऐसे लोग हैं जो एपी का इंटरव्यू दिए हुए हैं। अब नाम हम इसलिए नहीं डिस्क्लोज करते क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए, है ना। पर वो वहां तक गए, मतलब उनके अंदर योग्यता है। मैं इसको मानता हूं, हमेशा मानता हूं। जो व्यक्ति इंटरव्यू तक गया है मतलब उसके अंदर योग्यता है, जो मेंस दिया उसके अंदर भी योग्यता है। हमें भी ये माननी चाहिए। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाम की क्लास 8 से 9 आपके लिए दिया गया है पेपर फर्स्ट के लिए। आप सभी लोग क्लासेस देखिए, वहां पे मैं लगातार हम आपको बताते हैं क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। तो शाम की क्लास जरूर देखिए और प्रयास करिए आप लोग लाइव आइए, क्योंकि वो टाइम आप लोगों के लिए ही निर्धारित किया गया है 8 से 9। उसमें वो क्वेश्चंस लाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा आंसर देते हैं सभी लोग जो लोग हैं उसमें। तो आप सभी लोग शाम की 8 से 9 की क्लास जो एपी फर्स्ट पेपर फर्स्ट के लिए है उसको जरूर देखिए। वहां पे आए हुए प्रश्न प्लस फैक्ट सब कुछ कराया जा रहा है और भी क्लासेस सब बढ़ेंगी। तो फिर ध्यान रखें अपना, मेहनत करें। फिर मुलाकात होती शाम को 8 बजे डेली, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।